तो हम आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है केपलर्स लॉ। यहाँ पे केपलर्स के 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड में भी ऑलरेडी आ चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है उसे काफ़ी अच्छे से करिए। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। जनरली देखो, फर्स्ट लॉ को केपलर्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहते हैं। सो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया है। कभी भी अगर आप कोई भी थ्योरी लिखते हो और उस पर डायग्राम करते हो तो डायग्राम से क्या होता है, आपका पेपर में आप जो भी आंसर्स लिखते हो उसके रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे होते हैं। आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को तो बहुत नीट एंड क्लीन करिए, जिससे आपके मार्क्स पे भी अच्छे इफेक्ट्स पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ चालू करते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ का अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊँ, सो जो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो सर्कल जैसा बनाया, प्रॉपर सर्कल नहीं होता है, ये एलिप्स होता है। ये एलिप्स होता है जिसको हम बोल सकते हैं ओवल शेप। सो जनरली यहाँ पे जो सन है, ये जो पूरा आपका जो एलिप्स होता है, एलिप्स में 2 फोकस होते हैं। ओके, यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। जो आपका सन होता है, सन या तो ये वाले फोकस पे होगा या तो ये वाले फोकस पे होगा। ओके, देन सेकेंड वन, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्लैनेट होते, प्लैनेट या तो सन के ये साइड होते या तो ये साइड। तो मैं बता देती हूँ कि जो आपका प्लैनेट है, प्लैनेट अभी सन के काफ़ी क्लोज़र है, तो जो क्लोज़र होता है हम उसको क्या कहते हैं, पेरिहिलियन। और सपोज़ यही प्लैनेट अगर सन से दूर चली जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, एपिहिलियन। ये जनरली आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। सो अगर हम एग्जाम्पल से सीखे, जो आपका अर्थ है, अर्थ सपोज़ आपके सन के काफ़ी पास में है और ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, इसीलिए हमारे पास समर और विंटर जैसे सीज़न होते हैं। सो नेक्स्ट वन यहाँ पे सेकेंड लॉ है, देखा, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो अगर हम एक लाइन खींचे, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक 1 दिया है, एक 2 लिया है और 3 लिया है। ए से लेके बी तक मैंने एरिया लिया है, फिर सी से लेके डी, फिर ई से लेके एफ। तो अगर हम एक लाइन खींचे सन से लेके प्लैनेट तक, यहाँ पे देखो मैंने लिया है सन और ये लिया है मैंने प्लैनेट। तो जब तो प्लैनेट अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो ये लाइन एरिया, जैसे ये प्लैनेट आपने यहाँ से शुरू किया है, प्लैनेट यहाँ से यहाँ पॉइंट पे आएगा तो वो इक्वल एरिया स्वाइप करता है। ठीक है, केपलर ने यही बताया था कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप होता है, चाहे प्लैनेट यहाँ पर आए चाहे प्लैनेट यहाँ पर आए, उनका यही लॉ है। फिर जब प्लैनेट सन के पास होता है, मैंने आपको बता दिया था जिसको पेरिहिलियन बोलते हैं, तो मैं ये एक चीज़ बता देती हूँ कि ये सपोज़ जो आपका अर्थ है अगर सन के पास है तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट करेगा, और यही अगर सन से दूर है तो काफ़ी क्या हो जाएगा, स्लो मूव करेगा। सो कंक्लूजन ये है कि जो प्लैनेट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो सन के पास फास्ट हो और दूर जाकर स्लो हो जाता है। सो नेक्स्ट ये आपका जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ आपको दिख रहा होगा। थर्ड लॉ में हमने क्या लिया है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर मैं बात कर दूँ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, एक चक्कर पूरा करने का समय। मतलब आप समझ सकते हो कि एक पूरा करने को मतलब आपने एक यहाँ से यहाँ तक शुरू किया है, कंप्लीट करने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो, उसी को बोला जाता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर आपको मैं थर्ड लॉ समझाऊँ, तो अगर कोई प्लैनेट सन से, सपोज़ ये प्लैनेट है और यहाँ पर यहाँ पर सन है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लैनेट, तो दूर है तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा। और सपोज़ आपका प्लैनेट यहाँ पर है तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो हमें यही बताना है। तो कंक्लूजन ये है कि जितना प्लैनेट सन से दूर उतना स्लो रिवॉल्यूशन होगा और ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा।